फेवी 9:46 समुद्री दानवों का विद्रोह शांत हुआ। दिन से लेकर रात तक ये क्रूर नरसंहार बिना रुके जारी रहा। दूसरे दिन की देर रात आते आते ये रोमांचक नरसंहार आखिरकार अपने अंत पर पहुंच गया। 5 याओ जानवरों में से 3 मारे गए, एक मामूली रूप से घायल हुआ और एक गंभीर रूप से घायल हुआ। यांग मिंग और स्टीवर्ट लियू ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया। स्टीवर्ट लियू ने तो किंग्युआन संप्रदाय से लाया हुआ एक उन्नत जादुई उपकरण भी इस्तेमाल किया। अंत में उन दोनों ने मिलकर 3 याओ राक्षसों में से 2 को मार डाला, जबकि तीसरा, एक सुनहरे मुंह वाला मगरमच्छ, मामूली रूप से घायल हो गया। दोनों स्वयं भी मामूली रूप से घायल हुए, जिनमें यांग मिंग की चोटें अधिक गंभीर थीं। प्रीफेक्चर लॉर्ड्स मैंशन के नेता ने जिस स्पाइक शार्क बीस्ट से वे लड़ रहे थे उसे बुरी तरह घायल कर दिया और खुद भी मामूली रूप से घायल हो गए, हालांकि इससे उनकी युद्ध क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ा। तियानकिंग संप्रदाय के नेता और दूसरा स्पाइक शार्क बीस्ट दोनों ही सुरक्षित रहे। 5 याओ बीस्ट के पराजित होते ही बाकी बचे हुए याओ बीस्ट में अफरा तफरी मच गई और मनुष्यों ने उनका बेरहमी से नरसंहार कर दिया। 20 से अधिक टियर 4 याओ बीस्ट में से आधे से अधिक मारे गए। बचे हुए सैकड़ों निम्न स्तरीय समुद्री जीवों में से लगभग 3/4 मारे गए और उनकी संख्या 150 से भी कम रह गई। मानव पक्ष में भी भारी जानमाल का नुकसान हुआ। 100 से भी कम लोग लड़ने की स्थिति में बचे थे। 20 प्राथमिक योद्धाओं में से भी 7 शहीद हो गए थे, 2 गंभीर रूप से घायल थे और 3 मामूली रूप से घायल थे। ये कहा जा सकता है कि साधकों और समुद्री जीवों दोनों को समान रूप से नुकसान हुआ। शेष बचे 5वें स्तर के 2 समुद्री जीव शोकपूर्ण स्वर में चिल्लाए और पानी में गोता लगाकर तेजी से युद्धक्षेत्र से भाग गए। बाकी सभी समुद्री जीवों ने भी एक साथ स्वर में चिल्लाया और फिर उनका अनुसरण करते हुए तेजी से युद्धक्षेत्र से पीछे हट गए। मानव पक्ष ने उनका पीछा नहीं किया। आखिरकार समुद्र में मनुष्यों को कोई लाभ नहीं था। इसके अलावा अब तक लड़ते लड़ते सभी थक चुके थे और पीछा करने की शक्ति नहीं बची थी। इसलिए वे बस देखते रहे जब बचे हुए 100 से अधिक समुद्री जीव पानी में गोता लगाकर जल्द ही अंधेरे समुद्र की सतह में गायब हो गए। समुद्री राक्षस के चले जाने के बाद सभी लोग तुरंत अपनी जादुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए पालथी मारकर बैठ गए। सभी की वास्तविक ऊर्जा लगभग समाप्त हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने इस समय का सदुपयोग करते हुए अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। फुनान द्वीप में सन्नाटा पसरा हुआ था। अगले दिन शाम होते होते डूफैंग ने ध्यान से अपनी आंखें खोलीं और धीरे से एक गहरी सांस छोड़ी। चारों ओर देखते हुए उसने पाया कि कई लोग अभी भी आंखें बंद करके बैठे हुए थे। वह धीरे से उठा और अपने सामने समुद्र तट को निहारने लगा। उसे वहां हुए भीषण युद्ध की याद आ गई। अब भी उस युद्ध को याद करते हुए उसके मन में एक डर सा बना हुआ था। उसकी शांति और परिस्थिति को निर्णायक रूप से संभालने के कारण ही वह इस युद्ध में घायल हो सकता था। इसके अलावा हालांकि उसने पहले ही टाई जी को मार डाला था, लेकिन उसे नहीं पता था कि टाई परिवार ने किसी और को भेजा है या नहीं। उसे सतर्क रहना था। पिछली बार तो वह भाग्यशाली रहा था, लेकिन अगली बार ऐसा न भी हो। अगले कुछ दिनों तक कोई समुद्री राक्षस प्रकट नहीं हुआ। सभी विद्यालय और परिवार घायल साधकों का इलाज करने और अपनी साधना को पुनः प्राप्त करने में व्यस्त थे। कई लोगों को यह आभास था कि समुद्री राक्षस इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। ये समुद्री राक्षस विद्रोह अभी समाप्त नहीं हुआ था, इसलिए सभी लोग समुद्री राक्षसों के अगले हमले का सामना करने की तैयारी कर रहे थे। इस युद्ध में किंग्युआन संप्रदाय ने 2 प्राथमिक योद्धा खो दिए और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। चिशोधन शिष्यों में से लगभग 30% मारे गए। अन्य संप्रदायों और परिवारों को भी नुकसान हुआ। दूसरे दिन यांग मिंग ने एक प्राथमिक योद्धा को किंग्युआन संप्रदाय में वापस जाकर एल्डटाई और ये को स्थिति की प्रत्यक्ष रिपोर्ट देने का आदेश दिया। अन्य गुटों ने भी अपने अपने मुख्यालयों को स्थिति की जानकारी दी। 10 दिन बाद किंग्युआन संप्रदाय के योद्धा वर्ग के 5 विशेषज्ञ फुनान द्वीप पर पहुंचे। अपने साथ 60 चिशोधन शिष्य भी लाए। इन 5 योद्धा वर्ग के विशेषज्ञों में से 3 वास्तव में मध्यवर्ती योद्धा स्तर के थे। इस समूह के द्वीप पर पहुंचने और किंग्युआन संप्रदाय के शेष 8 योद्धा वर्ग के विशेषज्ञों से मिलने के बाद यांग मिंग ने मूल किंग्युआन संप्रदाय के चिशोधन शिष्यों को एकत्रित किया और घोषणा की कि प्रारंभिक चरण में सभी के अच्छे प्रदर्शन के कारण संप्रदाय ने घायल प्राथमिक योद्धा को शिष्यों के एक समूह का नेतृत्व करने का निर्णय लिया है, विशेष रूप से उन शिष्यों का जो अधिक गंभीर रूप से घायल थे और जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। इस समूह में डूफैंग भी शामिल था। अगले दिन डूफैंग और उस प्राथमिक योद्धा के नेतृत्व में कुल 30 चिशोधन स्तर के शिष्य नानयांग शहर लौट आए।
नानयांग शहर में एक दिन आराम करने के बाद सभी लोग किंगयुआन संप्रदाय लौट आए। कुछ दिनों बाद किंगयुआन पर्वत पर लौटने पर प्रत्येक व्यक्ति को एक प्राथमिक जादुई उपकरण और 30 बोतल ची युआन की गोलियां पुरस्कार के रूप में मिलीं। डू फैंग के किंगयुआन पर्वत पर लौटने के बाद वह सबसे पहले अपने गुरु किंग युन को प्रणाम करने गया और पिछले 1 वर्ष के अपने अनुभवों के बारे में यांग किंग युन को बताया। उसने पंच तत्व दिव्य तलवार का उपयोग करके तृतीय श्रेणी के स्वर्ण मुख वाले मगरमच्छ और ताइजी को मारने की बात का जिक्र नहीं किया। पंच तत्व दिव्य तलवार का रहस्य अभी तक दूसरों के सामने प्रकट नहीं किया जा सकता था और वह ताइजी के मामले को लेकर अपने गुरु किंग युन को और अधिक परेशानी में नहीं डालना चाहता था। ये देखकर कि डू फैंग ने इस दौरान काफ़ी प्रगति की है, किंग युन बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उसे कुछ और औषधीय गोलियां देकर पुरस्कृत किया। उन्होंने शुरू में सोचा था कि वे कम से कम 2 साल के लिए बाहर रहेंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ 1 साल में लौटने की उम्मीद नहीं की थी। डू फैंग ने फुनान द्वीप की इस यात्रा से प्राप्त लाभों का हिसाब लगाने के लिए अपने सभी सामानों की छानबीन की। उसने जिन याओ राक्षसों को मारा था उनसे प्राप्त सभी सामग्रियां फुनान द्वीप और नानयांग शहर में बेच दी गई थीं और बदले में उसे क्यूई युआन की गोलियां मिली थीं। अब उसके थैले में केवल एक तीसरे स्तर के सुनहरे मुंह वाले मगरमच्छ की खाल, 3 तीसरे स्तर के स्पाइक शार्क याओ राक्षस के कोर और 5 तीसरे स्तर के सुनहरे मुंह वाले मगरमच्छ याओ राक्षस के कोर बचे थे। ये वस्तुएं काफ़ी मूल्यवान थीं और इनके अन्य उपयोग भी थे। उदाहरण के लिए याओ बीस्ट कोर का उपयोग औषधि बनाने में किया जा सकता था और गोल्डन माउथड क्रोकोडाइल की खाल से कवच बनाया जा सकता था, इसलिए उसने इन्हें बेचने के बजाय अपने पास रख लिया। हालांकि अपने वर्तमान क्षेत्र में वह स्वयं इन्हें परिष्कृत नहीं कर सकता था और उसे किसी से मदद मांगनी पड़ी। हालांकि उन्होंने पहले ही इस बारे में सोच लिया था। सीनियर ब्रदर जियांग बिन कलाकृतियों को परिष्कृत करने में माहिर थे, इसलिए उनसे कवच का एक टुकड़ा परिष्कृत करने के लिए कहना कोई समस्या नहीं होगी। अगले दिन डू फैंग सीनियर ब्रदर जियांग बिन के निवास पर गया। अपना उद्देश्य बताने के बाद सीनियर ब्रदर जियांग बिन ने डू फैंग के अनुरोध को तुरंत स्वीकार कर लिया। बेशक डू फैंग उनसे मुफ्त में काम करने की उम्मीद नहीं कर रहा था। दोनों ने सहमति जताई कि सुनहरे मुंह वाले मगरमच्छ की खाल से पूरे शरीर को ढकने वाला कवच तैयार हो जाने के बाद शेष सभी सामग्रियां सीनियर ब्रदर जियांग बिन की होंगी। वरिष्ठ भाई जियांग बिन ने प्रारंभिक अनुमान लगाया कि शेष भाग का उपयोग एक और ऊपरी वस्त्र बनाने के लिए किया जा सकता है। यद्यपि तीसरे स्तर के सुनहरे मुंह वाले मगरमच्छ की खाल उनके लिए कीमती नहीं थी, फिर भी उससे बनने वाला कवच प्राथमिक योद्धा के पूरे बल से किए गए प्रहार को सहन कर सकता था और महत्वपूर्ण क्षणों में सुरक्षा प्रदान कर सकता था। किंगयुआन संप्रदाय में लौटने के बाद डू फैंग की मुलाकात ताइशिन से दोबारा नहीं हुई, लेकिन वह मन ही मन सतर्क रहा। सौभाग्य से ताइजी की हत्या के समय वहां कोई मौजूद नहीं था। वह ये वेन से पिछले 1 साल के घटनाक्रम के बारे में पूछने गया और उसे कुछ ची युआन की गोलियां भी दीं। अब उसकी संपत्ति काफ़ी अच्छी थी, उसके पास कम से कम 100 ची युआन की गोलियां थीं और ये वेन की तुलना में उसे लगभग एक धनी व्यक्ति माना जा सकता था। जीवन में फिर से शांति आ गई। डू फैंग प्रतिदिन ची युआन की गोली लेता था और त्यानयुआन पवित्र विधि का अभ्यास करता था। 1 महीने के कठिन अभ्यास के बाद उसकी साधना में एक बार फिर से उच्च स्तर आ गया और वह ची शोधन स्तर 9 में प्रवेश कर गया। इसी समय नानयांग की ओर से खबर आई कि डू फैंग के लौटने के 2 महीने बाद समुद्री राक्षसों ने एक और बड़े पैमाने पर हमला किया है। यद्यपि उनकी संख्या पिछली बार से कम थी, लेकिन इस बार उच्च श्रेणी के याओ राक्षसों की संख्या अधिक थी, जिनमें 8 5वें स्तर के और 30 से अधिक चौथे स्तर के याओ राक्षस शामिल थे। हालांकि अंत में किंगयुआन संप्रदाय के शिष्यों और विभिन्न स्कूलों और परिवारों के प्रयासों से समुद्री राक्षसों को एक बार फिर भारी नुकसान पहुंचाया गया और उनमें से केवल कुछ ही घबराकर भाग गए। इस युद्ध में कुल 400 से अधिक समुद्री जीव मारे गए, जिनमें 6 5वें स्तर के और 20 चौथे स्तर के जीव शामिल थे। मनुष्यों की ओर से भी भारी नुकसान हुआ, विशेष रूप से किंगयुआन संप्रदाय को एक मध्यवर्ती योद्धा, 3 प्राथमिक योद्धा और दर्जनों ची शोधन शिष्यों की जान गंवानी पड़ी। इसके बाद समुद्री जीवों के बड़े समूह फिर कभी दिखाई नहीं दिए। परिणामस्वरूप किंगयुआन संप्रदाय और विभिन्न स्कूलों के शिष्य फुनान द्वीप छोड़ने की तैयारी में थे। फेग्यांग शहर के भीतर फुनान द्वीप पर 2 साल तक चले समुद्री राक्षस विद्रोह को अंततः किंगयुआन संप्रदाय के नेतृत्व में 2 बड़े पैमाने की लड़ाइयों के बाद कुचल दिया गया, जिसमें 200 से अधिक लोगों की जान चली गई। इस समुद्री राक्षस विद्रोह के दौरान किंगयुआन संप्रदाय ने एक मध्यवर्ती योद्धा, 3 प्राथमिक योद्धा और 50 से अधिक ची शोधन शिष्यों को खो दिया।
ये सभी शिष्य ची शोधन स्तर 7 या उससे ऊपर के थे, जो संप्रदाय के उच्च स्तरीय ची शोधन शिष्यों का 20% थे। इसलिए दोनों वरिष्ठों टाई और ये के बीच चर्चा के बाद संप्रदाय को पुनर्जीवित करने और किंगयुआन संप्रदाय की समृद्धि को बनाए रखने के उद्देश्य से नए शिष्यों की भर्ती के लिए नानलिंग प्रांत के विभिन्न स्थानों पर शिष्यों के समूहों को भेजने का निर्णय लिया गया। नानलिंग प्रांत के 1 दर्जन से अधिक शहरों में भर्ती करने के लिए 4 समूह भेजे गए, जिनमें से प्रत्येक में एक प्राथमिक योद्धा के नेतृत्व में 4 ची शोधन शिष्य थे। दोनों वरिष्ठों ने अनुरोध किया कि इस भर्ती प्रक्रिया को गुप्त रखा जाए। डू फैंग को भी इन्हीं समूहों में से एक में नियुक्त किया गया था, जिसका नेतृत्व चेन जिंग नामक एक प्राथमिक योद्धा कर रहे थे। वे लगभग 40 वर्ष के युवा प्रतीत होते थे और यह समूह नानलिंग प्रांत के उत्तर पूर्वी भाग के 3 शहरों में भर्ती का कार्य करता था। अन्य 3 ची शोधन शिष्यों में से एक ची शोधन स्तर 9 पर था और 2 ची शोधन चरण 8 पर थे। प्रस्थान की तारीख 7 दिन बाद तय की गई थी। अपने गुरु किंगयुन और अपने साथी वरिष्ठ भाइयों को विदाई देने के बाद डू फैंग चेन जिंग और अन्य लोगों के साथ रवाना हुए और सबसे पहले अपने प्रारंभिक शहर फेग्यांग शहर पहुंचे। फेग्यांग शहर किंगयुआन पर्वत से मात्र 2000 ली की दूरी पर स्थित था। चेन जिंग के नेतृत्व में वे 5-6 घंटे में वहां पहुंच गए। फेग्यांग शहर आकार में किंगयांग शहर के समान था, जिससे होकर डू फैंग पहले गुजर चुका था, हालांकि इसकी आबादी थोड़ी अधिक थी, लगभग 10 लाख। इसी अनुपात में यहाँ साधकों की संख्या भी अधिक थी। किंगयांग शहर में 2 सबसे शक्तिशाली परिवार ली परिवार और हुआंग परिवार थे। ली परिवार के मुखिया योद्धा स्तर पर थे और परिवार में सैकड़ों सदस्य थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फेग्यांग शहर का ली परिवार किंगयुआन संप्रदाय के लिए उपनाम वाले एक मध्यवर्ती योद्धा से घनिष्ठ रूप से संबंधित था। हुआंग परिवार अपेक्षाकृत कमजोर था। हालांकि उनके कबीले का मुखिया भी एक मध्यम स्तर का योद्धा था और परिवार में 2 प्रमुख योद्धा थे, लेकिन उनके पास कोई शक्तिशाली समर्थन नहीं था, इसलिए उन्हें हमेशा ली परिवार के सामने झुकना पड़ता था। किंगयुआन संप्रदाय के शिष्य भी यहाँ तैनात थे, हालांकि उनकी संख्या और शक्ति नगण्य थी। शहर के पूर्वी हिस्से के उत्तरी भाग के पास बनी एक बस्ती में लगभग 30 म्यू के क्षेत्र में केवल एक प्राथमिक योद्धा 5 ची शोधन शिष्यों का नेतृत्व कर रहा था। चेन जिंग धीरे धीरे डू फैंग और अन्य लोगों को फेग्यांग शहर में ले गई। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, 30 झांग से अधिक चौड़ी एक नीले पत्थर की सड़क पूरे शहर को 2 भागों में बांटती हुई सीधी फैली हुई थी। सड़कें पैदल यात्रियों से भरी हुई थीं और दोनों किनारों पर दुकानें थीं, जिससे एक बहुत ही जीवंत दृश्य बन गया था। चेन जिंग को आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन डू फैंग और बाकी तीनों ने पहली बार इतना भव्य दृश्य देखा था और वे मन ही मन विस्मित हो गए। चेन जिंग ने पहले किंगयुआन संप्रदाय के स्टेशन पर आराम करने का फैसला किया और फिर धीरे धीरे अपना मिशन शुरू किया। फेग्यांग शहर में किंगयुआन संप्रदाय के प्रभारी जुओ चेंग नाम के एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे। वे बेहद आकर्षक और सुरुचिपूर्ण स्वभाव के थे। उन्हें काफी समय पहले ही यह खबर मिली थी कि संप्रदाय नए शिष्यों की भर्ती के लिए विभिन्न स्थानों पर कई दल भेजेगा और उत्तरी क्षेत्र का प्रभार चेन जिंग को सौंपा गया था। इसलिए चेन जिंग के समूह के शहर में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद जुओ चेंग को खबर मिली और वह उनका स्वागत करने के लिए स्टेशन पर गया। दूर से चेन जिंग को देखकर जुओ चेंग का चेहरा मुस्कान से भर गया और उसने कहा, कई साल बीत गए सीनियर ब्रदर चेन, आपकी साधना और भी गहरी हो गई है। चेन जिंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, तुम बस मुझे चिढ़ा रहे हो। कोई प्रगति नहीं हुई है, मुझे शर्म आ रही है। जुओ चेंग ने कहा, बड़े भाई अभी युवा हैं और आपकी साधना में तेजी से प्रगति हो रही है। मुझे विश्वास है कि आप जल्द ही मध्यवर्ती योद्धा क्षेत्र में प्रवेश कर लेंगे। मुझे याद है कि मैंने आपसे कुछ साल पहले योद्धा क्षेत्र में प्रवेश किया था, लेकिन अब मुझे देखिए, मैंने ज़्यादा प्रगति नहीं की है। चेन जिंग ने कहा, मुझे सिर्फ अपने परिवार का समर्थन प्राप्त है, इसके बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चेन जिंग ने फिर डू फैंग और अन्य लोगों से कहा, कल से हम चुपके से फेग्यांग शहर में अच्छे गुणों वाले शिष्यों की तलाश करेंगे। डू फैंग और जियांग नान एक समूह में होंगे, जबकि वू डैन और झांग कायांग दूसरे समूह में होंगे, जो इस शहर में उपयुक्त उम्मीदवारों की खोज करेंगे। साथ ही छोटे भाई जुओ, देखें कि क्या आप कोई अच्छी जानकारी दे सकते हैं। जुओ चेंग ने सिर हिलाते हुए कहा, हमने पहले भी खोजबीन की थी और कुछ अच्छे पौधे पाए थे, हमने उनसे पहले ही संपर्क कर लिया है। अगले दिन चारों 2 समूहों में बंट गए। डू फैंग और जियांग नान को शहर के पूर्वी हिस्से की जिम्मेदारी सौंपी गई, जबकि वू डैन और झांग कायांग को पश्चिमी हिस्से की।
जियांग नानची शोधन के 8वें चरण का शिष्य था, जिसकी उम्र 30 वर्ष से अधिक थी और वह कम बोलने वाला व्यक्ति था। उसने डू फैंग से मुश्किल से ही कोई शब्द बोला। डू फैंग और जियांग नान किंगयुआन संप्रदाय के स्टेशन से निकल पड़े, गलियों और रास्तों पर चलते हुए छानबीन करने लगे और अपनी नीरस दिनचर्या में जुट गए। ये जानना जरूरी है कि फेग्यांग शहर दक्षिण से उत्तर तक 60 ली से अधिक लंबा और पूर्व से पश्चिम तक 20 ली से अधिक चौड़ा था। हालांकि वे दोनों साधारण व्यक्ति नहीं थे, फिर भी शहर के आधे हिस्से की छानबीन करना और प्रतिदिन सुबह से शाम तक पैदल चलना उनके लिए बहुत थका देने वाला काम था। दोनों 1 महीने से यहाँ आ रहे थे और अभी तक आधे से भी कम हिस्से में घूमे थे। उन्होंने 8-9 हज़ार बच्चे देखे थे, लेकिन उनमें से केवल 1 दर्जन या उससे कुछ ज्यादा में ही साधना की अच्छी क्षमता थी। इसके अलावा चेन जिंग द्वारा जांच परख करने के बाद केवल 7 ही बचे थे। इससे वे दोनों बहुत भावुक हो गए। उन्होंने शिष्यों की भर्ती को इतना कठिन होने की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि संप्रदाय में शामिल होने के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करने के समय की स्थिति को याद करके उन्हें राहत मिली। सौभाग्य से संप्रदाय ने ये निर्दिष्ट नहीं किया था कि एक निश्चित समय के भीतर कितने शिष्यों की भर्ती करनी है, इसलिए इस पर चर्चा करने के बाद उन्होंने पहले 2 दिन आराम करने का फैसला किया। चूंकि यह फेग्यांग शहर में उनका पहला अनुभव था, इसलिए वे अच्छी तरह से घूमना चाहते थे। डू फैंग और जियांग नान गलियों में टहल रहे थे। डू फैंग ने स्थिति का जायजा लेने के लिए अपनी आध्यात्मिक चेतना को सावधानीपूर्वक फैलाया। पिछले कुछ वर्षों से पंचतत्वीय दिव्य तलवार से पोषित होने के कारण उनकी आध्यात्मिक चेतना 9वें स्तर के औसत शिष्य की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी। यहाँ तक कि किंगयुआन संप्रदाय में 9वें स्तर की सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक चेतना वाले शिष्य की भी क्षमता उनसे कहीं कम थी। इस बार अपनी पूरी आध्यात्मिक चेतना को फैलाकर लगभग 1000 झांग की सीमा के भीतर की हर चीज उनकी दृष्टि में थी। 1 महीने से अधिक समय से उन्होंने ये भी पाया था कि फेग्यांग शहर में काफ़ी संख्या में साधक मौजूद थे, जिनकी शक्ति का स्तर भिन्न भिन्न था। उनमें से अधिकांश जिनसे उनका सामना हुआ, वे ची शोधन चरण 8 से नीचे थे। अचानक डू फैंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ जियांग नान से कहा, चलो उधर चलते हैं और देखते हैं। जियांग नान को आश्चर्य नहीं हुआ। वह ये भी जानता था कि डू फैंग अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक चेतना के लिए संप्रदाय में प्रसिद्ध था, जो उससे कहीं अधिक थी। उसने अनुमान लगाया कि डू फैंग ने फिर से कुछ दिलचस्प खोज की है। दोनों गली में 2 मोड़ मुड़े और एक छोटी सी गली में पहुंचे, जहां आगे से ठहाकों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। 11 या 12 साल के लड़कों का एक बड़ा समूह लगभग उसी उम्र के एक लड़के को घेरे हुए था। जिस लड़के को घेरा गया था, उसने नीले रंग का एक लंबा गाउन पहना हुआ था, जिसे इतना धोया गया था कि उसका रंग थोड़ा फीका पड़ गया था। निकम्मे छोटे बाजी, आज घर पर क्यों नहीं बैठे? बाहर क्यों भाग रहे हो? नीले कपड़े पहने युवक का मजाक उड़ाते हुए उनमें से एक ने कहा। उसने उत्तम रेशमी कपड़े का बना चोला पहना हुआ था और संभवतः वह युवकों के इस समूह का नेता था। चारों ओर घिरे युवक के चेहरे की बनावट नाजुक थी और उसके होंठों के कोने थोड़े ऊपर उठे हुए थे, जो उसके रियलपन और हट का भाव दर्शाते थे। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन वह कुछ नहीं बोला, बस बोलने वाले युवक को टकटकी लगाए देखता रहा। उसकी मुट्ठियां कसकर भींची हुई थीं। आगे चल रहे युवक के चेहरे की बनावट भी आकर्षक थी और वह नीले लंबे गाउन पहने युवक से कुछ हद तक मिलता जुलता था। उसने मुट्ठी बांधे युवक की ओर देखा और बोला, क्या तुम्हारी त्वचा में फिर खुजली हो रही है? क्या तुम मार खाना चाहते हो? इतना कहकर वह जोर से हंस पड़ा और बगल में खड़े युवक भी उसका मजाक उड़ाने लगे। ऐसा लगता था कि ये लोग अक्सर उसे तंग करते थे। बीच में खड़ा युवक अपना सिर झुकाए खड़ा था, आसपास के लोगों की ओर देखे बिना, लेकिन उसके कसे हुए होंठ और थोड़ा कांपता शरीर उसके भीतर के गुस्से को बयां कर रहे थे। हालांकि अपनी ताकत से वह अपने आसपास के 7-8 लोगों को कैसे हरा सकता था? पहले के कई उदाहरणों से यह साबित हो चुका था कि वह वहां सिर्फ मार खाने के लिए ही था, इसलिए उसे ये सब सहना ही पड़ा। लुओ परिवार के युवकों का एक समूह सड़क पर हंगामा कर रहा था। लोग बीच बीच में वहां से गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया। कुछ लोग तो किनारे खड़े होकर देखते रहे, मानो उन्हें इसकी आदत हो गई हो। तभी युवकों के समूह में से किसी ने चिल्लाकर कहा, निकम्मे नन्हे 8, तुम बिल्कुल अकेले रहते हो, तुम्हारी देखभाल करने वाला या तुम्हारे साथ खेलने वाला कोई नहीं है। आह, कितना दयनीय! तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म तो दिया, लेकिन तुम्हारा पालन पोषण नहीं किया, पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वह अकेली है? समूह फिर से जोर से हंस पड़ा। बीच में नीले रंग की पोशाक पहने युवक ने धीरे से अपना सिर उठाया,
समूह को दाएं से बाएं देखा और फिर बैंगनी रंग की पोशाक पहने उनका नेतृत्व कर रहे युवक को घूरते हुए गहरी आवाज में कहा, लुओ शिकिन, मुझे ज्यादा परेशान मत करो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आसपास के लोग हंसने लगे, मानो उन्होंने दुनिया की सबसे हास्यास्पद बात सुन ली हो। लुओ शिकिन नाम के युवक ने पेट पकड़कर झुककर हंसते हुए कहा, क्या मैं तुम्हें हद से ज्यादा परेशान कर रहा हूँ? वह कहता है कि मैं उसे हद से ज्यादा परेशान कर रहा हूँ। हा हा हा। बोलते बोलते वह आसपास के लोगों की ओर मुड़ा और हंसते हुए बोला, मैं तुम्हें हद से ज्यादा परेशान कर रहा हूँ तो क्या हुआ, निकम्मे छोटे आठ? लड़ना चाहते हो? चलो चलो जल्दी करो और आगे बढ़ो। नीली वर्दी पहने युवक कुछ नहीं बोला, उसने अपना सिर झुकाया और उन लोगों से दूर जाने के लिए मुड़ गया, लेकिन उन्होंने तुरंत उसका रास्ता रोक दिया और उसे जाने नहीं दिया। तभी लुओ शिकिन ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, अरे आज इतनी जल्दी क्यों जाना चाहते हो? क्या तुम्हें अपनी माँ से मिलने की जल्दी है? इसके बाद फिर से जोरदार हंसी गूंज उठी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये लोग जानबूझकर नीली वर्दी वाले युवक को उकसाने की कोशिश कर रहे थे ताकि वह कोई कदम उठाए। हालांकि नीली वर्दी वाले युवक ने अपने भीतर के भयानक क्रोध को दबा लिया और चुप रहा, केवल लगातार अपनी दिशा बदलता रहा, इन लोगों के घेरे को तोड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन असफल रहा। आसपास के लोग समय समय पर नीली वर्दी पहने युवक को धक्का देते थे, लेकिन वह बिना पलटवार किए सब कुछ सहन कर लेता था, बस अपनी मुठ्ठियां और भी भींच लेता था। कुछ ही देर में नीली वर्दी पहने युवक को कई लोगों ने घेर लिया और फिर पूरा समूह उस पर टूट पड़ा, लात घूंसे मारने लगा। युवक को तुरंत जमीन पर गिरा दिया गया और उसकी जमकर पिटाई की गई। शुरू से अंत तक युवक ने पलटवार नहीं किया। डू फैंग धीरे धीरे आगे बढ़ा, मन ही मन नीले रंग के वस्त्र पहने युवक के हृदय स्वभाव की दृढ़ता की प्रशंसा कर रहा था। ऐसे हृदय स्वभाव के साथ यदि वह लगन से साधना करे तो भविष्य में उसकी उपलब्धियां निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होंगी। कुछ देर बाद वे कुछ लोग आखिरकार रुक गए। नीले कपड़े पहने युवक जमीन पर पड़ा हुआ था, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी नाक और मुंह खून से लथपथ थे। लुओ शिकिन कमर पर हाथ रखकर घमंडी लहजे में बोला, बेकार छोटे आठ, आज तुमने पलटवार क्यों नहीं किया? फिर वह आसपास खड़े युवकों की ओर मुड़ा और बोला, हम उबाओ, चलो चलते हैं। डू फैंग और जियांग नान उन युवकों से लगभग 5 झांक की दूरी पर खड़े होकर मुस्कुराते हुए देख रहे थे। जियांग नान अब डू फैंग का मतलब समझ गई थी, नीले वस्त्रों वाला ये युवक एक अच्छा भविष्य था। 7-8 युवकों के चले जाने के बाद वे दोनों नीले वस्त्रों वाले युवक के पास आए, उसे बैठने में मदद की और उदासीनता से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? नीली वर्दी पहने युवक ने उन दोनों को ठंडी निगाहों से देखा और कहा, तुम लोग कौन हो? डू फैंग ने कहा, वे लोग जिनका आपसे कोई संबंध है। नीली वर्दी पहने युवक थोड़ा अजीब लग रहा था, कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, लुओ शिजुन। ओह। डू फैंग ने हल्के से सिर हिलाया, अभी अभी वे लोग कौन थे और उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? और उस लुओ शिकिन से तुम्हारा क्या रिश्ता है? लुओ शिजुन ने अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ नहीं बोला। डू फैंग ने फिर कहा, कैसा रहेगा, आप कहाँ रहते हैं? पहले हम आपके घर चलते हैं, आपके घावों का इलाज करते हैं, फिर आप हमें धीरे धीरे बता सकते हैं। क्या आपको ये ठीक लगता है? लुओ शिजुन ने सिर हिलाया, बड़ी मुश्किल से उठा, अपने बाएं हाथ से पेट पकड़ा और लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा। थोड़ी देर बाद वे एक मिट्टी के मकान के सामने पहुंचे। इस मकान में केवल 2 कमरे थे, बाहरी दीवार जर्जर थी और लकड़ी का दरवाजा धक्का देकर खोलने पर चरमराहट की आवाज करता था, मानो वह कभी भी गिर सकता हो। डू फैंग और जियांग नान दोनों थोड़े हैरान थे, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतने भव्य और समृद्ध शहर में वास्तव में ऐसा जर्जर मकान होगा जो फेग्यांग शहर की शान शौकत से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। जियांग नान को कुछ अविश्वास हुआ और उसने कहा, आप यहाँ रहते हैं? लुओ शिजुन ने दरवाजा धक्का देकर खोला और सीधे अंदर चले गए और उदासीनता से कहा, हाँ, यही मेरा घर है। ये कभी लुओ परिवार के नौकरों द्वारा लकड़ियाँ और कचरा जमा करने की जगह हुआ करती थी। अचानक डू फैंग ने हाथ बढ़ाकर लुओ शिजुन की पीठ पर रख दिया। उसकी हथेली से सच्ची ऊर्जा की एक धारा लुओ शिजुन के शरीर में प्रवाहित हुई और उसकी नसों में प्रवाहित होने लगी। पल भर में यह एक बार प्रवाहित हुई और फिर डू फैंग ने मुस्कुराते हुए अपना दाहिना हाथ हटा लिया। जब डू फैंग ने उसकी पीठ पर हाथ रखा तो लुओ शिजुन चौंक गया। उसने सोचा कि डू फैंग उसे नुकसान पहुंचाने वाला है और वह उससे जोर से सवाल करने ही वाला था कि अचानक उसे अपने पूरे शरीर में ऊर्जा की एक धारा महसूस हुई।
जहाँ जहाँ से वह धारा गुजरी, उसे असाधारण आराम महसूस हुआ और उसके जख्मों में थोड़ा सुधार हुआ। वह बहुत खुश हुआ और उसे समझ आया कि क्या हो रहा है। जब डू फैंग ने अपना हाथ पीछे खींच लिया तो उसने डू फैंग को प्रणाम करते हुए सम्मानपूर्वक कहा, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। इस समय वह ये भी समझ गया कि उसके सामने खड़े दोनों व्यक्ति लुओ परिवार के बुजुर्गों की तरह ही असाधारण क्षमताओं वाले शक्तिशाली साधक होंगे। डू फैंग मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। लुओ शिजुन अचानक घुटनों के बल बैठ गया, उन दोनों के सामने घुटने टेक कर बोला, मैं आप दोनों को अपना गुरु बनाना चाहता हूँ और मंत्र और दिव्य शक्तियाँ सीखना चाहता हूँ। जियांग नान दंग रह गया। उसने घुटनों के बल बैठे लुओ शिजुन को देखा, फिर डू फैंग को देखा और लुओ शिजुन को उठाते हुए कहा, पहले तुम उठो। हम दोनों शिष्यों को प्रशिक्षण देने के योग्य नहीं हैं। ये सुनकर लुओ शिजुन पहले तो निराश हुए, लेकिन फिर तुरंत खुद को संभालते हुए बोले, तो फिर मुझे आश्चर्य है कि शिष्यों को लेने के लिए कौन योग्य है। क्या मैं उन्हें अपना गुरु बना सकता हूँ? डू फैंग मुस्कुराया और बोला, हम तुम्हें वापस ले जा सकते हैं। जहाँ तक तुम्हारे शिष्य बनने और दिव्य शक्तियाँ सीखने की बात है, ये तुम्हारे प्रदर्शन और समझने की क्षमता पर निर्भर करेगा। लुओ शिजुन बेहद खुश होकर बोला, मैं ज़रूर कड़ी मेहनत करूँगा। मुझे आश्चर्य है कि मैं उस सीनियर को कब देख पाऊंगा। डू फैंग ने कहा, क्या आप पहले हमें अपनी स्थिति के बारे में विस्तार से बता सकते हैं? उदाहरण के लिए, वे लोग आपको बेकार छोटा आर्ट क्यों कहते हैं? लुओ परिवार के साथ आपका क्या संबंध है और आपके परिवार में और कौन कौन हैं? ये सुनकर लुओ शिजुन भावनाओं के उफान से भर उठा। उसके चेहरे पर थोड़ी सी शीतलता और नाराजगी झलक रही थी। अपने दिल की भावनाओं को बड़ी मुश्किल से दबाते हुए उसने धीरे धीरे पिछले 10 से अधिक वर्षों के अपने अनुभवों को उन दोनों को सुनाया। लुओ परिवार इस क्षेत्र का एक प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित परिवार है और साथ ही साधना में निपुण भी है। लुओ शिजुन की माता मूल रूप से गुरु लुओ की सेवा में काम करती थीं और बाद में उनकी रखेल बन गईं, जिससे लुओ शिजुन का जन्म हुआ। हालांकि गुरु लुओ की पहली पत्नी उन दोनों के प्रति बहुत शत्रुतापूर्ण थीं। गुरु लुओ साधना में पूरी तरह से लीन रहते थे, इसलिए वे माता पिता की देखभाल बहुत कम करते थे। कुछ समय बाद लुओ शिजुन की माता अवसाद से मर गईं और लुओ शिजुन को अक्सर उनके भाई तंग करते थे, लेकिन गुरु लुओ के आसपास होने के कारण मामला ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा। कुछ वर्षों बाद बूढ़े मास्टर लुओ का भी देहांत हो गया। बूढ़े मास्टर लुओ के सबसे बड़े बेटे लुओ शिली ने सत्ता संभाली और भाई और भी निर्दयी हो गए। उन्होंने उसे घर में रहने ही नहीं दिया और उसे इस लकड़ी के शेड में भगा दिया। चूंकि लुओ शिजुन वंश में 8वें स्थान पर था, इसलिए लुओ परिवार के सभी भाइयों में उसका दर्जा सबसे नीचा था, इसलिए लुओ परिवार में सभी उसे बेकार छोटा 8वां कहकर पुकारते थे। बाद में सभी लोग उसे उसके असली नाम के बजाय इसी नाम से पुकारने लगे। लुओ शिकिन 9वें नंबर पर था, लुओ शिजुन से 1 साल छोटा, लेकिन उसे सबसे ज्यादा लुओ शिजुन को तंग करना पसंद था। वह अक्सर लोगों का एक समूह इकट्ठा करके उसका मजाक उड़ाता था, कभी कभी जानबूझकर उसे उकसाने के लिए घेर लेता था और फिर उसकी पिटाई करता था, ठीक वैसे ही जैसे आज किया। आसपास के सभी निवासी इस स्थिति से वाकिफ थे, लेकिन लुओ परिवार को नाराज करने के डर से कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं करता था। शिजुन अपना क्रोध प्रकट करता है। डू फैंग ने धीरे से लेकिन बहुत गंभीरता से पूछा, क्या आप समझते हैं कि लुओ परिवार के लोग कितने शक्तिशाली हैं? लुओ शिजुन ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मुझे नहीं पता कि यह कितना शक्तिशाली है, लेकिन मैंने एक बार लुओ शिली को गर्व से दूसरों को ये कहते हुए सुना था कि वह ची शोधन के 8वें चरण तक पहुंचने वाला है। ये ची शोधन का 8वां चरण किस स्तर का है और यह कितना शक्तिशाली है? डू फैंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, क्या इनसे भी अधिक शक्तिशाली कोई है? उदाहरण के लिए, क्या लुओ परिवार के पुराने गुरु के भाई बहनों में से कोई उच्च स्तर का है? लुओ शिजुन ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे इस बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। बचपन से ही वे मुझे इन चीज़ों के संपर्क में नहीं आने देते थे और मैं लंबे समय से लुओ के घर नहीं गया हूँ। डू फैंग ने कहा, चूंकि आपका यहाँ कोई परिवार नहीं बचा है, तो क्या आप हमारे साथ मंत्र और दिव्य शक्तियों का अभ्यास करने के लिए आना चाहेंगे? लुओ शिजुन ने कहा, मैं तैयार हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं अपना गुस्सा निकालना चाहता हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? डू फैंग ने कहा, आप इन सभी वर्षों में अपने भीतर दबी हुई नाराजगी को कैसे निकालना चाहते हैं? मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? लुओ शिजुन हिचकिचाते हुए बोला, क्या तुम लोग लुओ शिली को हरा सकते हो? डू फैंग मुस्कुराते हुए बोला, उससे निपटना कोई समस्या नहीं है।
मुझे बस यह नहीं पता कि इस लुओ परिवार में और भी शक्तिशाली लोग हैं या उनके और भी गहरे संबंध हैं। इस समय जियांग नान, जो अब तक चुप था, अचानक बोल पड़ा, भले ही लुओ परिवार के संबंध हो, क्या इस नानलिंग प्रांत में मेरे किंग्युआन संप्रदाय से अधिक शक्तिशाली कोई और संप्रदाय है? डू फैंग अनजाने में हंस पड़ा और बोला, ये सच है। वह रुका और फिर बोला, पहले हमारे साथ किसी से मिलो। अगर तुम पास हो जाते हो तो हम तुम्हारा गुस्सा निकालने में मदद करेंगे। अगर तुम पास नहीं होते। लुओ शिजुन ने दृढ़ता से सिर हिलाया और कहा, ठीक है। हम कहाँ जा रहे हैं? कितना समय लगेगा? डू फैंग ने कहा, ये यहीं फेग्यांग शहर में है, जल्दी हो जाएगा। इस प्रकार वे तीनों फेग्यांग शहर में किंग्युआन संप्रदाय के स्टेशन चेन जिंग से मिलने के बाद उसने एक विस्तृत परीक्षण किया और अंत में बहुत संतुष्ट हुई। डू फैंग ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए लुओ शिजुन के अनुरोध को चेन जिंग को समझाया। चेन जिंग ने हाथ हिलाकर बात को टालते हुए कहा, बस इस मामूली मामले में उसकी मदद कर रही हूँ। अगर लुओ परिवार को कोई आपत्ति है तो बस मेरे किंग्युआन संप्रदाय का नाम बता दीजिए। मुझे विश्वास नहीं है कि एक छोटा सा लुओ परिवार मामले को उलट-पुलट करने की हिम्मत करेगा। लुओ शिजुन बेहद खुश थी। अगले दिन वे तीनों उस जर्जर फूस की झोपड़ी में लौट आए जहां लुओ शिजुन रहती थी। डू फैंग ने खरगोश का इंतजार करने का फैसला किया और वहीं रुककर लुओ शिकिन के आने का इंतजार करने लगी। कुछ दिनों बाद लुओ शिकिन फिर से उन लोगों को लेकर आ गया। 7-8 लोग रास्ते भर बातें करते और हंसते हुए बेहद खुश थे। जब वे दरवाजे के बाहर पहुंचे तो लुओ शिकिन अंदर जाने का बिल्कुल भी इरादा न रखते हुए रुक गया और जोर से चिल्लाया, अरे निकम्मे छोटे आठ, तुम अभी भी यहीं हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे घाव ठीक नहीं हुए और तुम चल नहीं सकते? हा हा हा। वह समूह हंसते हुए उसके पीछे पीछे चला गया। लुओ शिजुन छोटी सी झोपड़ी से बाहर निकला। उसकी आंखों में पहले की तरह ही गुस्सा भरा हुआ था, लेकिन थोड़ी उदासीनता भी थी। वह छोटे से आंगन में खड़ा होकर लुओ शिकिन को बिना कुछ बोले देखता रहा। लुओ शिकिन को कुछ भी अलग नहीं लगा। हाँ, मुझे लगा था कि हमारा निकम्मा छोटा आठ अभी तक अपनी चोटों से उबर नहीं पाया है, लेकिन लगता है तुम और भी मजबूत हो रहे हो, पिछली बार से भी जल्दी ठीक हो गए। लगता है तुम्हें मुझे इतना अच्छा शरीर देने के लिए धन्यवाद देना चाहिए। डू फैंग और अन्य लोगों से मिलने के बाद से लुओ शिजुन की सोच बदल गई थी, खासकर किंग्युआन संप्रदाय में शामिल होने के बाद। हालांकि उन्होंने अभी तक संप्रदाय में पंजीकरण नहीं कराया था और उन्हें नामी शिष्य भी नहीं माना जा सकता था, लेकिन स्थिति पूरी तरह से अलग थी। अब लुओ शिकिन का सामना करते समय वह पहले की तरह आवेगशील नहीं रहा। क्रोध के अलावा उसे लुओ शिकिन के प्रति उदासीनता, तिरस्कार और दया भी महसूस हुई। उसने लुओ शिकिन को ठंडे लहजे में देखते हुए कहा, हाँ, मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए, वरना मैं आज इस मुकाम पर नहीं होता। जाहिर है, उसका इशारा डू फैंग से मिलने और किंग्युआन संप्रदाय में शामिल होने के अवसर की ओर था। हालांकि लुओ शिकिन को ये बात पता नहीं थी, उसे लगा कि लुओ शिजुन व्यंग्य कर रहा है और उसकी दयनीय स्थिति और उत्पीड़न के बारे में बात कर रहा है। वह विजयी भाव से हंस पड़ा। उसके बगल में खड़े एक युवक ने जर्जर आंगन का द्वार धक्का देकर खोला। लुओ शिकिन पहले अंदर गया, लुओ शिजुन के चारों ओर घूमा और फिर उसके सामने खड़ा हो गया। अरे यार, निकम्मे छोटे आठ, पता नहीं तुम्हारा शरीर कितनी जल्दी ठीक हो जाता है, हाँ हाँ। लगता है आज का सफ़र बेकार नहीं जाएगा। इसका मतलब ये था कि आज वह लुओ शिजुन को फिर से ठीक से तंग कर सकता है। लुओ शिजुन ने ठंडे लहजे में कहा, आज तुम्हारी यात्रा व्यर्थ नहीं जाएगी। एक युवक की आवाज़ आई, वाह, तो बहुत बढ़िया। हम शिष्टाचार नहीं बरतेंगे, है ना? पूरा समूह हंस पड़ा। लुओ शिकिन ने अपने पीछे खड़े लोगों को आंख मारी और वे सब मुट्ठी लहराते हुए लुओ शिजुन की ओर दौड़ पड़े। लेकिन हमेशा की तरह नहीं, जैसे ही वे लुओ शिजुन के पास पहुंचे, ऐसा लगा जैसे किसी दीवार से टकरा गए हों। एक एक करके वे पीछे की ओर गिर पड़े और लगातार कराहते हुए जमीन पर लेट गए। कुछ अपने हाथ पकड़े हुए थे, कुछ पेट पकड़े हुए। केवल लुओ शिकिन, जो हिला भी नहीं था, अपनी जगह पर खड़ा रहा। लेकिन उसे देखकर लुओ शिजुन बुरी तरह डर गया था, मुंह खुला रह गया था और वह लुओ शिजुन को घूरते हुए बोला, तुम। इसी क्षण डू फैंग और जियांग नान धीरे धीरे जर्जर झोपड़ी से बाहर निकले। हालांकि लुओ शिकिन मन ही मन भयभीत था, पर वह अपनी अकड़ और रुतबे का आदी था। उन दोनों को देखकर उसने डू फैंग की ओर इशारा करते हुए चिल्लाकर पूछा, तुम कौन हो? डू फैंग ने ठंडे स्वर में कहा, वापस जाओ और लुओ शिली को बता दो कि अब से शिजुन का फेग्यांग शहर के लुओ परिवार से कोई संबंध नहीं है।
हालांकि यहाँ से जाने से पहले तुम्हें अपने पिछले कार्यों की कीमत चुकानी होगी। ये सुनकर लुओ शिकिन बुरी तरह डर गया और तुरंत रोने लगा, आखिर वह अभी बच्चा ही तो था। लुओ शिजुन ने लुओ शिकिन को ठंडे लहजे में देखते हुए कहा, मुझे लगता है कि असली निकम्मा तो तुम ही हो। इतना कहते ही वह आगे बढ़ा और लुओ शिकिन पर मुक्कों और लातों की बौछार कर दी। लुओ शिकिन विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाया और बस जोर जोर से रोने लगा। लुओ शिजुन द्वारा उसे पीटने के बाद डू फैंग ने कहा, हम यहीं रुकेंगे। अगर आपको कोई आपत्ति है तो वापस जाकर लुओ परिवार के लोगों को बुला लें। लुओ शिकिन को अब जमीन पर मौजूद अपने साथियों की कोई परवाह नहीं थी। वह सीधे घर की ओर भागा और तुरंत लुओ परिवार के वर्तमान मुखिया अपने सबसे बड़े भाई लुओ शिली को ढूंढने चला गया। लुओ परिवार के घर के अंदर लुओ शिली पीछे के बगीचे में चाय पीते हुए अपने दूसरे भाई लुओ शिजी और पांचवें भाई लुओ शिशिन से बातें कर रही थी। लुओ शिशिन को चोटिल और सूजा हुआ, कीचड़ से सना हुआ और घबराया हुआ देखकर लुओ शिली का चेहरा तुरंत उतर आया। लुओ शिशिन ने पूछा, छोटे नौक क्या हुआ? लुओ शिशिन और लुओ शिशिन एक ही मां की संतान थे और आपस में बहुत करीब थे। बड़े भाई, छोटे भाई, पांचवें भाई, उस निकम्मे छोटे आठवें ने 2 सहायकों को बुलाकर मेरी पिटाई कर दी। लुओ शिकिन ने रोते हुए कहा। लुओ शिक्सिन का गुस्सा भड़क उठा और उसने कहा, ये सोचकर ही बुरा लगता है कि कोई मेरे लुओ परिवार को अपमानित करने की हिम्मत करेगा, उनकी आंखें सचमुच नहीं हैं। लुओ शिकिन ने आगे कहा, उन दोनों को भी मंत्रों का ज्ञान होना चाहिए। अभी अभी तो मेरे साथियों ने लिटिल एट को छुआ भी नहीं था कि उन्हें इधर उधर फेंक दिया गया। ओह, एक साधक, लुओ शिली ने कहा, क्या उन्होंने अपना परिचय दिया या अपना उपनाम बताया? नहीं, लुओ शिकिन ने अपना सिर हिलाया। लुओ शिली ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए। दूसरे भाई, पांचवें भाई, आप दोनों अभी जाओ और 2 लोगों को साथ लेकर आओ। पहले पता लगाओ कि वे कौन हैं, फिर फैसला करो। लुओ शिजी और लुओ शिक्सिन ने सिर हिलाया। दोनों ही चिशोधन स्तर 6 पर थे, जिसे लुओ परिवार में काफ़ी अच्छा माना जा लुओ परिवार का मुखिया। जब लुओ शिजी, लुओ शिशिन और लुओ परिवार के 2 अन्य सदस्य छोटे से आंगन के बाहर प्रकट हुए, तो डू फैंग की शक्तिशाली आध्यात्मिक चेतना ने पहले ही उन चारों के आगमन का पता लगा लिया था। वह जियांग नान और लुओ शिजुन के साथ झोपड़ी के बाहर प्रकट हुए और बिना कुछ बोले उन चारों को ठंडी निगाहों से घूरने लगे। डू फैंग और जियांग नान को देखकर, जिनमें से एक चिशोधन स्तर 9 और दूसरा चिशोधन स्तर 8 पर था, चारों लोग अपनी उम्मीदों से कहीं ज्यादा चौंक गए। उन्होंने पहले सोचा था कि घुसपैठिए ज्यादा से ज्यादा स्तर 5 या 6 के होंगे, जिन्हें उनका 4 लोगों का समूह आसानी से संभाल सकता था। हालांकि पूरे लुओ परिवार के समर्थन से प्रेरित होकर उनका साहस वापस आ गया और उन्होंने पूछा, हम नहीं जानते कि आप दोनों के स्कूल या परिवार से हैं। आप हमारे लुओ परिवार के मामलों में दखल क्यों दे रहे हैं? डू फैंग ने ठंडी सी आवाज में कहा, आपको ये जानने का कोई अधिकार नहीं है कि हम किस संप्रदाय से हैं या हमें क्या कहा जाता है। हम यहाँ आपका इंतज़ार सिर्फ आपको, लुओ परिवार को, ये बताने के लिए कर रहे हैं कि आज से शिजुन हमारे साथ चलेगा। चूंकि आपका लुओ परिवार ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे को नहीं चाहता, इसलिए हम उसे आज से साधना सिखाएंगे। मुझे लगता है कि उसकी ज्ञान प्राप्ति क्षमता को देखते हुए भविष्य में उसका योद्धा वर्ग में प्रवेश करना बहुत संभव है। लुओ शिजी और लुओ शिशिन के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अगर कुछ दशकों में लुओ शिजुन सचमुच योद्धा क्षेत्र में प्रवेश करने में सफल हो गया और अपने बचपन के अपमान का बदला लेकर लुओ परिवार के लिए मुसीबत खड़ी कर दी, तो यह विनाशकारी होगा। आज तक लुओ परिवार ने योद्धा क्षेत्र में कोई विशेषज्ञ पैदा नहीं किया था। ये सोचकर दोनों पुरुषों के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। वे किसी भी कीमत पर ऐसी स्थिति नहीं होने दे सकते थे। इसलिए लुओ शिजी का चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने कहा, ये हमारे लुओ परिवार का निजी मामला है, बेहतर होगा कि आप दोनों इसमें दखल न दें। अगर आप दोनों तुरंत चले जाते हैं तो हमारा लुओ परिवार आपको एक बड़ा उपहार देगा और हम भविष्य में भी दोस्त बने रह सकते हैं। डू फैंग अचानक हंस पड़ा, और अगर हम मना कर दें तो? लुओ शिजी का चेहरा बेहद अप्रिय लग रहा था और उसने उदास स्वर में कहा, नहीं तो तुम दोनों हमारे लुओ परिवार के खिलाफ खड़े हो जाओगे और फिर हमें असभ्य होने का दोष मत देना। इस फेग्यांग शहर में हालांकि लुओ परिवार हुआंग याली परिवारों जितना शक्तिशाली नहीं है, लेकिन हम ऐसे लोग नहीं हैं जिन्हें कोई भी धमका सके। फेग्यांग शहर में लुओ परिवार ने चिशोधन स्तर 8 से ऊपर के लगभग सभी विशेषज्ञों के बारे में सुना था या उनके रिकॉर्ड रखे थे। उनकी स्मृति में ऐसे 2 लोग नहीं थे। वे कहीं और से आए होंगे।
ऐसे शिष्यों का पालन पोषण करने में सक्षम विद्यालय में काफ़ी शक्ति होनी चाहिए। लुओ परिवार ऐसे परिवार या विद्यालय को नाराज करने का साहस नहीं करता था। इसलिए, हालांकि लुओ शिजी का चेहरा गंभीर था और उनके शब्द कुछ कठोर थे, उन्होंने सचमुच शत्रुतापूर्ण रुख अपनाने और हमला करने का साहस नहीं किया। डू फैंग ने ठंडे लहजे में कहा, हम लुओ शिकिन के मामले को सुलझाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। अगर तुम समझदार हो तो जल्दी से यहाँ से चले जाओ, वरना लुओ परिवार की क्या अहमियत है। ये सुनकर लुओ शिजी को और भी यकीन हो गया कि डू फैंग और उसका साथी किसी बड़े स्कूल या परिवार से ही होंगे। उसने लुओ शिशिन की ओर देखा, दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, आप दोनों के सम्मान में, हमारा लुओ परिवार भविष्य में 8वें के मामले में दखल नहीं देगा। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप दोनों को कैसे संबोधित किया जाए? डू फैंग, जियांग नान। डू फैंग और जियांग नान ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। चलो चलते हैं। लुओ शिजी के नेतृत्व में चारों व्यक्ति जर्जर छोटे आंगन से बाहर निकलने के लिए मुड़ गए। डू फैंग ने अचानक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, क्या मैंने कहा था कि तुम जा सकते हो? लुओ शिजी के दिल में सिहरन दौड़ गई। वह धीरे से मुड़ा, डू फैंग को घूरा और गहरी आवाज में बोला, तुम दोनों का क्या इरादा है? क्या तुम सचमुच हम चारों को यहीं रखना चाहते हो? क्या तुम सचमुच हमारे लुओ परिवार को अपना दुश्मन बनाना चाहते हो? उसे कुछ घबराहट महसूस हुई, अगर सामने वाला सचमुच शत्रु बन गया तो हम चारों उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वह केवल लुओ परिवार का बोर्ड निकाल सकता था, उम्मीद कर रहा था कि सामने वाले को कुछ हिचक होगी। डू फैंग के होंठों के कोने हल्के से मुड़े, उसके होंठों पर व्यंग्य का भाव झलक रहा था। उसने लुओ शिजी की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, लुओ परिवार। लुओ परिवार का क्या महत्व है? अगर तुमने मुझे सच में गुस्सा दिलाया तो मैं तुम्हारे पूरे लुओ परिवार का सफाया कर दूंगा। चारों आदमियों की आंखें फड़क उठीं और उनके दिलों में थोड़ा सा डर पैदा हो गया। लुओ शिक्सिन ने अपने डर को दबाते हुए कहा, तुम्हें और क्या चाहिए? डू फैंग ने कहा, मैं चाहता हूं कि लुओ शिली खुद आकर शिजुन के सामने घुटने टेक कर माफी मांगे। आपका क्या कहना है, क्या ये बहुत ज्यादा मांग है? लुओ शिजी के दिल में क्रोध उमड़ आया और उसने कहा, असंभव। तुम हमें हद से ज्यादा परेशान कर रहे हो। ये सुनकर डू फैंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने कहा, तो तुम चारों में से 3 को यहीं छोड़ दो और एक लुओ शिली को रिपोर्ट करने वापस जा सकता है। इतना कहकर वह तेजी से उन चारों की ओर बढ़ा। उसी समय उसके हाथ में एक प्राथमिक जादुई अंगूठा प्रकट हुआ। उसने अपने सामने वार किया और एक गहरे सुनहरे रंग की प्रकाश की चाप निकली, जो पानी की लहरों की तरह लुओ परिवार के चारों सदस्यों की ओर फैल गई। लुओ शिजी और अन्य लोगों को डू फैंग के इस तरह अचानक हमले की उम्मीद नहीं थी। अचानक हुए इस हमले से घबराकर चारों तेजी से पीछे हट गए और साथ ही अपने हाथों से मुद्राएं बनाते हुए अपने शरीर के भीतर की वास्तविक ऊर्जा को प्रवाहित करके अपने सामने एक रक्षात्मक ऊर्जा अवरोध बना लिया। हालांकि दोनों पक्षों की शक्ति में भारी अंतर था। एक पक्ष का ची शोधन स्तर 9 था, दूसरे का ची शोधन स्तर 6। एक पक्ष ने अचानक हमला किया, दूसरे ने तुरंत पलटवार किया। परिणाम का अनुमान पहले से ही लगाया जा सकता था। ची प्रकाश की चाप तेजी से लुओ परिवार के चारों सदस्यों के सामने फैल गई। उनकी रक्षात्मक ची बाधाओं के कारण ची तरंग केवल थोड़ी देर के लिए रुकी और फिर एक जोरदार धमाके के साथ बिखर गई। डू फैंग की वास्तविक ची तुरंत उसे भेद कर चारों के सीने पर जा लगी। लुओ परिवार के चारों सदस्यों के चेहरे एकदम बदल गए। सच्ची ऊर्जा के शक्तिशाली आध्यात्मिक दबाव ने उन्हें घुटन का एहसास कराया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उनकी छाती पर भारी हथौड़ा मार दिया हो। उनके गले गर्म हो गए और मुंह से ताज़ा खून निकल आया। चारों पीछे की ओर उड़ गए और कई मीटर दूर जाकर 4 जोरदार धमाकों के साथ जमीन पर जा गिरे। लुओ शिजी और लुओ शिशिन ची शोधन स्तर 6 की साधना पर थे, इसलिए उनकी हालत अपेक्षाकृत बेहतर थी। बाकी दोनों की शक्ति केवल ची शोधन स्तर 5 की थी और उनकी हालत तो और भी खराब थी। जमीन पर गिरते ही वे सीधे बेहोश हो गए। ये फिर भी डू फैंग का अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल न करना था, अन्यथा चारों की मौके पर ही मृत्यु हो जाती। डू फैंग ने लुओ शिजी की ओर देखा और ठंडे लहजे में कहा, वापस जाओ और लुओ शिली को बताओ कि मैंने अभी क्या कहा। लुओ शिजी ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और घृणा से कहा, तुम निर्दयी हो। बस रुको, मैं अभी अपने बड़े भाई को बता दूंगी। डू फैंग जोर से चिल्लाया, दफा हो जाओ। लुओ शिजी उठी, डू फैंग को गुस्से से घूर कर देखा और तेजी से लुओ परिवार की ओर वापस भाग गई। कुछ ही देर में लुओ शिली, लुओ शिजी और कई अन्य लोगों के साथ झोपड़ी के सामने आ पहुंची।
उनमें से लुओ शिली और 2 अन्य लोग चिशोधन स्तर 8 पर थे और कई अन्य लोग चिशोधन स्तर 7 पर थे। लुओ शिली का चेहरा उदास था जब उसने डूफैंग और जियांग नान को देखा और कहा, क्या तुम दोनों डूफैंग और जियांग नान हो? डूफैंग और जियांग नान कुछ नहीं बोले, बस लुओ शिली को देखते रहे। लुओ शिली ने कहा, यद्यपि आप दोनों शक्तिशाली हैं, लेकिन लुओ परिवार को धमकाया नहीं जा सकता। मुझसे 8वें से माफ़ी मांगने के लिए कहना ठीक है, लेकिन घुटने टेकना ये बिल्कुल असंभव है। उन्होंने दोबारा बेकार छोटा 8वां नहीं कहा, बल्कि इसे 8वां में बदल दिया, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्हें कुछ आपत्तियां थीं। डूफैंग अचानक थोड़ा मुस्कुराया और बोला, बहुत अच्छा। लुओ परिवार के प्रति सम्मान के कारण घुटने टेकने की रस्म माफ़ की जा सकती है, लेकिन इसे मुआवजे में बदल दें। इसे शिजुन द्वारा इन सभी वर्षों में झेली गई पीड़ाओं के लिए कुछ मुआवजा समझें। डूफैंग की मुस्कान देखकर लुओ शिली को अचानक एक अनहोनी का आभास हुआ और उसने कहा, मुझे नहीं पता कि आप किस तरह के मुआवजे की बात कर रहे हैं। डूफैंग ने कहा, आपका लुओ परिवार भी दाव का अभ्यास करने वाला परिवार है। मुझे लगता है कि आपके पास कुछ ऐसा जरूर होगा जिसे सामने लाना चाहिए, है ना?